In last lecture we have seen any current carrying element has its own magnetic field और उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूला भी देखा था फाइनाइट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर सेमी इनफाइनाइट एंड आर्क एट इट्स सेंटर. तो हमने देखा था कि इफ़ देर इज़ ए करंट कैरिंग एलिमेंट देन ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. देन यहाँ पर हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स के शेप के बारे में देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली हम क्या करते हैं, वो उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट है, जैसे उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, तो उसको हम पिक्चोरियली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज कैन बी डन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो जैसे इसमें पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड लाइन of a very long current carrying conductor. Magnetic field of a very long current carrying conductor. तो कोई भी हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसा वेरी लॉन्ग है, इसमें करंट है आई. मुझे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी. यहाँ पर हमें पता है कि हमने लास्ट में देखा था कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हमने देखा था, वो क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 2 पाई डी. ये कैसे आया था, जो जनरल फॉर्मूला था हमारा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. इसी में हमने थीटा 1 थीटा 2 को क्या किया था, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री किया था इनफाइनाइट के लिए, और यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली. बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नीट्यूड का है, इसके स्पेस में ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इसका शेप कैसा होगा. इसको करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो. मान लो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आप क्या करो, थंब को जो है करंट की डायरेक्शन में रखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपने थंब को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग रखा और इसको कर्ल करो. तो ये जो सर्कुलर क्लोज लूप बनेगा, और ये कैसा बन रहा है यहाँ पे, जब आप इसको अगर जैसे ये है, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे बन रही है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप होगा वो ऐसा होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर लूप बनाएगी. तो फॉर ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल. ये डी हमारा है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था. तो जैसे जैसे आपका डी चेंज होगा मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसलिए डिफरेंट सर्कल्स आपको मिलते जाएंगे. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल होगी फॉर ए इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर. इसी तरीके से अगर हम किसी रिंग के बारे में देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of a current carrying ring. ये रिंग है, तो इस रिंग में मान लीजिए आपके पास ये रिंग है ऐसे, और ये जो प्लेन है इसका ये एक्जेड प्लेन है, ये जेड एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है. तो रिंग हमारी एक्जेड प्लेन में रखी हुई है और यहाँ पे मान लेते हैं कि करंट ऐसा फ्लो हो रहा है इस तरीके से. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उसको भी आप निकाल सकते हो बाय राइट हैंड थंब रूल. आप अगर थंब को फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दीजिए, तो वहाँ से आपको जो थंब देगा दैट विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो अगर ये एक्जेड प्लेन में है और आपको दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से आपने कर्ल किया, तो थंब ऊपर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रिंग के लिए
वो ऊपर से निकलेगी। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप। मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए वो हमेशा होंगी। तो इसके लिए हमने डायरेक्शन कैसे देखा कि हमने फिंगर को करंट के डायरेक्शन में किया इस तरीके से, और थंब की डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे थंब हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस केस में यहाँ से ऐसे निकलेंगी और ऐसे यहाँ पर हो जाएंगी। ये हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी। अगर प्लेन चेंज कर दिया जाए तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। अगर ये ऐसा प्लेन हो, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो इस केस में ये करंट आई है। तो करंट अब ऐसे आई फ्लो हो रहा है, देखिए करंट इस तरीके से आई फ्लो हो रहा है। तो थंब इस तरफ है, थंब इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एनटीएससी में पूछा जाता है कि एक करंट कैरिंग रिंग है, उसका नॉर्थ पोल बताइए और साउथ पोल बताइए। तो जैसे देखिए ये करंट कैरिंग ये आपका रिंग है इस तरीके से, और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो आपने फिंगर को करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दिया। फिंगर को जब करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर दिया तो थंब की डायरेक्शन इधर आ रही है। इसका मतलब इस करंट कैरिंग रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ निकल रही होगी। तो जब इस तरफ निकल रही होगी, इस तरफ निकल रही होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड जो होगा हमारा कैसा होगा, नॉर्थ। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब निकलेगी इधर से तो इंटर किधर करेगी, इस तरफ। तो ये हमारा होगा साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके लिए आप ऐसे बना सकते हो, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, और इस तरीके से निकल रही है। इसके एसोसिएटेड क्लोज लूप ऐसे जाके कहीं बनेगा जो बनाया नहीं जा रहा है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी करंट कैरिंग लूप है, वो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपसे पूछा जा सकता है। तो आप वैसे बता सकते हैं, जैसे कि यही आपके पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसमें मैंने उल्टा कर दिया, ये आई। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये इस तरीके से। तो जब ये इस तरीके से है तो फिंगर को आप इसके करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, और थंब की डायरेक्शन इधर जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से। देखिए करंट आपका इस तरीके से है, तो फिंगर को करंट की डायरेक्शन में आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो थंब इधर जा रहे हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही होंगी। जब इधर निकल रही होंगी मतलब क्या होगा, इसके लिए ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ, और ये क्या बन जाएगा, साउथ। तो आपको पता है जब ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ से करंट क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, साउथ में इंटर करेगी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, यहाँ से नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में इंटर करेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी हमारी। तो इस तरीके से कोई एक करंट कैरिंग रिंग का भी हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, फिंगर को सीधे सीधे करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर देना है। थंब आपका इधर होगा या फिर इधर होगा, उसके अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में थंब होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, वो साइड नॉर्थ माना जाएगा, उसका अपोजिट वाला साइड साउथ माना जाएगा। तो नॉर्थ से साउथ में आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। इसके लिए मैंने तरीका क्या बताया, इसके लिए बताया कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है। तो आप क्या करिए, थंब को करंट की डायरेक्शन में करिए और फिंगर को इस तरीके से रोटेट करिए। अगर ये इस तरीके से ऊपर है तो ये ऊपर है, तो इस तरीके से रोटेट होगा, मतलब इस तरीके से होगा। अगर यही करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट इस तरीके से है, तो अब देखिए किधर होगा। ये आपने इस तरफ किया, तो इसको जब आप इधर से पकड़ रहे हैं इस तरीके से, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, क्लोज लूप बनाएंगी, और कैसी होंगी, वो क्लॉकवाइज होंगी। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कैसी होंगी, इस तरीके से होंगी, क्लॉकवाइज।
ये इस तरीके से। तो ये आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल होगी ये भी, और ये क्लॉकवाइज होगी। तो इस तरीके से जो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब कई इसमें एक सोलेनॉइड के लिए भी पूछा जाता है। वैल्यू तो आपको नहीं बताई गई है, बट आपको उसका जानना है कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। सोलेनॉइड क्या होता है पहले वो देख लें। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड, आप सोलेनॉइड को एक स्प्रिंग से समझ सकते हैं। आपके पास कोई एक स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग में क्या होता है, बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। वो कई सारे सर्कल को हम जोड़ते जा रहे हैं और कॉमन एक्सिस के अबाउट, तो हमें एक सोलेनॉइड मिलेगा। मतलब इस तरीके से ये जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इन सभी को हम जोड़ते जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक सोलेनॉइड। और इसमें हम करंट फ्लो करा सकते हैं। तो सोलेनॉइड के लिए बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये दिस इज ए कलेक्शन ऑफ सो मेनी रिंग्स। कई सारे रिंग को हम क्लोजली क्या कर रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। एक रिंग है हमारे पास, इसको लाकर हमने कोई दूसरी रिंग इसके साथ ऐसे जोड़ दी, फिर एक रिंग लेके आ गए और फिर इसको ऐसे जोड़ दिया, फिर एक रिंग लेके आ गए, फिर इसको ऐसे जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा सोलेनॉइड बन जाएगा। तो कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इस सोलेनॉइड में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये भी बहुत आसान है। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या बताया, जैसे रिंग का बताया था। रिंग के लिए देखिए, जैसे इस सोलेनॉइड में आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हम निकालें, तो ये हमारे पास सोलेनॉइड के लिए आप बोल सकते हैं इट इज़ मेड बाय joining आइडेंटिकल रिंग्स। तो आप ये बोल सकते हैं। और अब यहाँ पे अगर मुझे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड देना है, इस सोलेनॉइड में क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसको बता सकते हैं ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। और अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जैसे आपने रिंग के लिए देखा था, क्या बताया था, रिंग के लिए करंट की डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल करिए। रिंग आपका ये करंट इस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर अंदर को जा रहा है। ये इस तरीके से आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो आपने इसको इस तरीके से कर्ल किया, तो थंब की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगी, इधर से निकलेगी। और जब ये इधर से निकलेगी इस तरीके से, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ पर ऐसे होगी। ये नॉर्थ, ये साउथ, और यहाँ पे इस तरीके से। तो आप सोलेनॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं कि सोलेनॉइड में ये मैग्नेटिक फील्ड होंगी। तो दिस इज़ द आइडिया है। कुछ बेसिक फिगर के अबाउट हमने देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आइडिया देखा। नाउ नेक्स्ट कम टू ए टर्म दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing per unit area, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। तो हम उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जिसको डॉट प्रोडक्ट आता है वो ऐसे भी देख सकता है, इट इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। दो वेक्टर है, उसका ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या डॉट प्रोडक्ट नहीं भी आता है तो आप ये ध्यान रखिए, बी ए कॉस थीटा। इसमें बी क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ए है एरिया ऑफ लूप,
And what about theta? It is angle between B and A. ये इंपॉर्टेंट है। B और A के बीच में हम एंगल कैसे जज करेंगे? पहले तो ये देखते हैं, अभी तक आपने जो पढ़ा होगा एरिया पाई आर स्क्वायर या फिर जो भी हर सभी का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया स्फेयर का, तो आपको एक स्केलर टर्म मिला होगा। बट यहाँ पर आपको थोड़ा अगर ढंग से समझना है मैग्नेटिक फ्लक्स को तो थोड़ा डिटेल में जाना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो बी ए कॉस थीटा है उसमें जो आपका एरिया है वो इफेक्टिव एरिया है जो कि परपेंडिकुलर टू बी है। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एरिया वेक्टर, एरिया यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखिए हमें दो, ये जो आया है ये बी और ए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो एरिया जो वेक्टर है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, डायरेक्शन ऑफ एरिया, ध्यान रखिए, इट इज ऑलवेज perpendicular to the plane of loop and outward। बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस r है। आप चाहते हो कि इसका एरिया आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको हमें पता है इसका वेक्टर भी होता है, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो बहुत सिंपल है, हमेशा क्या करेंगे एरिया वेक्टर के लिए, हमेशा आप क्या करेंगे कि इसके जो प्लेन है, मान लीजिए आपके पास ये जिस प्लेन में पड़ा हुआ है, ये मान लीजिए आपके पास एग्जैक्ट प्लेन में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो y इसके परपेंडिकुलर है। तो मैंने क्या बताया कि इस एरिया का मैग्नीट्यूड, वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो आपको मिल गया, कितना मिल गया, पाई आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो सीधे सीधे इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसका यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे आपको पता है ये आई कैप होता है, इस तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप। तो पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास एरिया वेक्टर इधर, वो हो जाएगा जे कैप। तो ये हमारा एरिया वेक्टर होगा वेक्टर फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बी ए कॉस थीटा में हमें दो वेक्टर्स का एंगल पता हो जाए, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए आपके पास ये एक अब मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है, इस लूप में ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो रही है, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये लूप है, इसका एरिया वेक्टर मान लीजिए आपके पास है, जो कि एरिया वेक्टर इसके हमेशा आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर कोई इसका अपना एरिया वेक्टर है, एरिया की वैल्यू तो इसकी पाई आर स्क्वायर होगी, लेकिन इसका वेक्टर अभी बताया क्या होगा, ऑलवेज इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा ये। तो ये होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इनके बीच का जो एंगल थीटा होगा, ये एरिया वेक्टर आप बोल सकते हैं, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज योर थीटा। तो फ्लक्स इसका लिखा जाएगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें दो केसेस देखते हैं, आपके लेवल पे बहुत नहीं पूछा जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये लूप प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, और ये लूप आपका यहाँ पर है। तो यहाँ से आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा। मैक्सिमम फ्लक्स के लिए आपको पता है कि क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए 1 या थीटा 0। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा और मिनिमम फ्लक्स कब होगा वो देखते हैं। किसी भी लूप से मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम फ्लक्स कब पास होगा वो देखते हैं। जैसे एक सिचुएशन है, बी हमारा इस डायरेक्शन में है, मतलब बी जो है मैग्नेटिक फील्ड भी इस प्लेन के पैरेलल है, जो हमारे पास जो लूप का प्लेन है उसी प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हमारा इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और ये लूप है। तो लूप के लिए जो एरिया वेक्टर है वो बताया था, ऑलवेज इसके क्या होता है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। इनके बीच में एंगल होता है वही थीटा होता है। यहाँ पर एंगल कितना है 90। तो यहाँ पे इस लूप से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि cos 90 आपका ज़ीरो होगा। तो कभी भी ध्यान रखिए कि कोई अगर लूप है, क्लोज लूप है, वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका फ्लक्स क्या आएगा, ज़ीरो। तो एनी लूप which is
पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हैव ज़ीरो फ्लक्स, और यही मिनिमम फ्लक्स होगा। लेकिन अगर आप देखिए कि इसी को मैं चेंज कर दूं, अब हमारा ये लूप मैंने ऐसे रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रख दिया, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दूसरा केस क्या है, ये केस 1 था जब मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू प्लेन ऑफ द लूप। और ये क्या है, दूसरा केस 2 क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप। तो ये हमारा लूप है, मान लीजिए ये YZ प्लेन में है, ये लूप हमारा YZ प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है और करंट आपका इस तरफ मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अब आप बताइए कि एरिया वेक्टर, यहाँ पे फ्लक्स की बात करते हैं, तो फ्लक्स हमेशा क्या होता है, BA cos थीटा। पहले यहाँ पे हम एरिया वेक्टर डिसाइड करेंगे, क्या होगा आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। YZ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एरिया वेक्टर इधर होगा, इस लूप प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस ही तो होगी, तो एरिया वेक्टर इधर होगा। तो जब भी लूप हमारा बी के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर और बी पैरेलल आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, BA cos 0, यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा 0, तो फ्लक्स यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो आपने क्या देखा, फॉर मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या देखा कि हमारा जो लूप होना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो उस केस में हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल आ जाएंगे। और अगर फ्लक्स 0 होना है तो लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, पैरेलल। अगर लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर प्लेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा और फ्लक्स उसका 0 आएगा और यहाँ पर ये मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। तो इतना पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपके पास इतना ध्यान रखिए कि फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको क्या बताती है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास हो रहे हैं, तो उससे एसोसिएटेड जो क्वांटिटी मिलेगी वो फ्लक्स मिलेगी, उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स की जो यूनिट होती है, SI यूनिट, वो होती है वेबर, और मैग्नेटिक फील्ड की सबको पता है वो क्या होती है, टेस्ला, SI यूनिट। तो हमारे पास वेबर जो है, वेबर बेसिकली क्या है, B इंटू ए, मतलब टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला को T से देते हैं, T इंटू मीटर स्क्वायर, ये हमारा वेबर बोल सकते हैं हम। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का आइडिया क्यों देना पड़ा, क्योंकि मुझे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना है। अगर हम लोग को NTSC में उसके कुछ आगे के भी क्वेश्चंस आए हैं, आपके बोर्ड लेवल पे तो कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन इसलिए मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा बताना पड़ा।